हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना श्रद्धेय पवार आपके अपने चैनल जेडी कैंपस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हर दिन की तरह आज मैं लेकर आया हूं आधुनिक भारत का इतिहास। और आपकी बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि सर हमें जीएस में आधुनिक भारत की क्लास कराइए। तो मैं आज लेकर के आया हूं आधुनिक भारत का इतिहास। और आपकी आने वाली आगामी परीक्षा आरओ एनटीपीसी, लोअर पीसीएस, इनमें ये क्लास बहुत ही कारगर एवं रामबाण साबित होगी। और सभी साथी इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। आपने बहुत अच्छी तरीके से इससे पहले भी इतिहास को समझा है, इतिहास को पढ़ा है, अलग अलग टीचरों से भी पढ़ा है और अलग अलग बुकों से भी पढ़ा है। तो मेरा आज की क्लास में पर्पज रहेगा, ये तो आपने सभी ने पढ़ा है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन या प्लासी का युद्ध या जितने भी हमारे युद्ध हुए, बैटल हुए, मतलब मैं इस क्लास के माध्यम से आपकी एक समझ को विकसित करने का काम करूंगा। और आपको मतलब कोई भी अगर युद्ध हुआ है तो उसके पीछे का इतिहास को टटोलने का काम करूंगा और बताने का काम करूंगा कि ये युद्ध हुआ तो हुआ क्यों, मतलब यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ तो हुआ क्यों। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले मैं आपकी एक समझ को विकसित करने के लिए थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताता हूं। मैं सबसे पहले आपको इतिहास के बारे में बताता हूं। इतिहास इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बनता है। इति जमा है प्लस आस। और आप सभी ने पढ़ा होगा कि इतिहास के जो जनक या पितामह माने जाते हैं, जनक या पितामह माने जाते हैं, वो माने जाते हैं हेरोडेडस। वो माने जाते हैं हेरोडेडस। और हेरोडेडस ने ही एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। हेरोडेडस ने ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका, जिसका नाम था हिस्टोरिका। हेरोडेडस एक यूनान के लेखक थे और हिस्टोरिका इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और हिस्टोरिका में ही अगर इतिहास का सर्वप्रथम वर्णन किसी बुक पुस्तक में देखने को मिलता है तो ये हेरोडेडस की एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक है। ठीक है। और इतिहास का आपका अर्थ होता है, मतलब आपका एक मैं बेसिक बताऊं, किसी भी जगह घटित होने वाली घटना या घटनाओं का जो कालक्रम का वर्णन होता है उसे ही आपका इतिहास कहते हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे मैं आपको एक बेसिक समझ के लिए बता दूं, प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का इतिहास। ये बप कर रहा है थोड़ा सा बोर्ड। आधुनिक भारत, जो आधुनिक भारत का इतिहास। अब मैं आपको एक बेसिक समझ के लिए बता दूं कि प्राचीन भारत कौन से वाला भारत की हम बात कर रहे हैं। प्राचीन भारत मतलब जिसमें आपकी पुरानी सभ्यता, जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता, जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, आपका मौर्य वंश, गुप्त वंश, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत।
और ऐसे ही हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि 711 में अरबों का सबसे पहला आक्रमण हुआ, जो कि उबैदुल्ला व अबेदुल्ला नामक दो अरबियों ने किया। वो आपका असफल रहा, असफल आक्रमण रहा। फिर 712 में एक आक्रमण और हुआ सिंध क्षेत्र पर, जब वहां का राजा हिंदू राजा दाहिर था। तो ये अरबों का सबसे पहला आक्रमण माना जाता है। ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जैसे आप आगे पढ़ोगे कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की एंट्री, मुगल वंश की शुरुआत होती है। तो ये सब जो काल है ये पढ़ते हैं हम मध्यकालीन इतिहास में। अब आते हैं आपका हम आधुनिक भारत के इतिहास, जो कि आज हम अपनी क्लास में भी समझेंगे और पढ़ने भी जा रहे हैं। तो कुछ विद्वान लोग जो आधुनिक भारत की शुरुआत मानते हैं वो 23 मार्च 1757 से, जो आपका प्लासी नामक जगह पर एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, उससे आधुनिक भारत की शुरुआत मानते हैं। कुछ विद्वान लोग प्लासी के युद्ध से पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, आपने पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा की भारत में एंट्री होती है, वहां से आधुनिक भारत की शुरुआत मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में थोड़ा सा हम और समझेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में भी क्या टॉपिक रहेगा, वो रहेगा यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। अब आप बोलेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन ही क्यों हुआ? अगर मेरी क्लास में सबसे ज्यादा किसी चीज पर फोकस रहेगा तो वो फोकस रहेगा क्यों और क्या पर। मतलब ये चीज हुई तो क्यों हुई, उसके पीछे का एक आपको इतिहास बताने का जितनी मेरी समझ है, मतलब थोड़ी बहुत भी समझ है, मैं आपको आपकी समझ को उसी समझ से विकसित करने का काम करूंगा। तो मैं आपको कोई भी युद्ध होगा या कोई भी कहानी होगी तो मैं आपको बताने की प्रयासरत रहूंगा कि ये चीज हुई तो क्यों हुई। अब हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। अब भारत में ही आगमन क्यों हुआ? इससे अलग भी और देश थे तो उनमें भी यूरोपीय कंपनी आ सकती थी। तो एक विश्व इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे के पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दिया। तो उस समय पर हम यूरोप और भारत की स्थिति को सबसे पहले समझने का काम करेंगे। वो यूरोप और कि उस समय पर यूरोप की स्थिति क्या थी और आपका भारत की स्थिति क्या थी। यह है आपका यूरोप और यहां पर है आपका, मान लीजिए, भारत, अपना प्यारा भारत। और भारत में जब हम 14वीं सदी का अंत और 15वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी, हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो भारत में उस समय पर दिल्ली सल्तनत में चल रहा था यहां पर मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में भी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत आपने जैसे पढ़ा होगा कि दिल्ली सल्तनत मतलब जो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तुगलक वंश के संस्थापक है, ये वाला जो काल है ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। दिल्ली सल्तनत में उस समय पर काल चल रहा था या वंश चल रहा था, वो था आपका लोधी वंश। और लोधी वंश उस समय पर अपने पतन के उस पर था, पतन के चरम पर था। ये कट रहा है स्क्रीन में, है ना ये। तो दिल्ली सल्तनत में जो टाइम चल रहा था वो चल रहा था आपका लोधी वंश। ये नीचे कट रहा था, मैंने ऊपर लिख दिया लोधी वंश, यहां भी कट रहा है, खैर कोई बात नहीं। और यूरोप में पुनर्जागरण आ चुका था, यूरोप में पुनर्जागरण आ चुका था। अब यूरोप में पुनर्जागरण ही क्यों आया, ये तो हम 14वीं सदी की बात कर रहे हैं। और भारत में जो पुनर्जागरण आया वो आपने पढ़ा होगा कि राजा राम मोहन लेकर के आए, जो 18वीं सदी में लेकर के आए। तो यूरोप में पुनर्जागरण आ गया था। और पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागना, मतलब दोबारा जाग जाना, दोबारा
जाग जाना। अब दोबारा ही यूरोप में ऐसी स्थिति क्या बनी कि लोग दोबारा ही जाग गए। तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जिसने पूरे विश्व के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना घटी, आप सभी ने पढ़ा होगा, 1453। 1453 की एक ऐसी घटना जिसमें तुर्की में एक जगह पड़ती है कुस्तुनतुनिया, और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने वहां पर अरब जो व्यापारी थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने वहां पर आक्रमण कर दिया। और उस एक ऐसी घटना ने पूरे विश्व के इतिहास को ही बदल करके रख दिया। मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये आपका वर्ल्ड मैप है, और एक अच्छा विद्यार्थी होगा उसके पास उसकी टेबल पर वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप होना बहुत जरूरी है, और उसके कंठस्थ होना भी बहुत जरूरी है। तो इसी स्थिति को हम समझते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि 7 महाद्वीप है, 5 हमारे मुख्य महासागर माने जाते हैं। 7 महाद्वीप कौन से हैं? ये आपका एशिया महाद्वीप है। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है अपना प्यारा सा भारत, ये रहा यहाँ पे प्यारा सा अपना भारत, ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत यदि आता है। ये जो आज आपका हिस्सा है ना आधुनिक भारत, ये था पहले जब अखंड भारत होता था। तो अखंड भारत आपने पढ़ा होगा, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो हिस्सा था, ये सारा का सारा अफगानिस्तान भारत से ही टूट करके बना है। ये पूरा का पूरा हिस्सा एशिया महाद्वीप है। ये यहाँ पर आपका यूरोप महाद्वीप है, जहां से हमारी ये जो यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई, तो वो इसी क्षेत्र से आई। ये आपका इधर अफ्रीका महाद्वीप है, जो मैं आपको बताऊंगा कि बार्थोलोमेव डियाज ने आपने पढ़ा होगा कैप ऑफ गुड होप की खोज की। और इधर आपका ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और यहाँ पे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब आपने पढ़ा होगा महासागर, ये यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, ये यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर है। आपने पढ़ा होगा कि जब अल्मीडा आया तो उसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, तो यहाँ पे आपका हिंद महासागर, ये वाला जो पूरा पूरा हिस्सा है, ये आपका हिंद महासागर, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। और ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर का एक छोर है, और ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है। जैसे प्रशांत महासागर का उत्तरी हिस्से को उत्तरी प्रशांत सागर कहते हैं, जो ये वाला हिस्सा है, और जो दक्षिणी बिंदु है उसको दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एक मैप या वर्ल्ड मैप पर एक बेसिक समझ। मैं आपको बताना चाहता हूं वो हिस्सा जिसकी हम अभी बातें कर रहे थे। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीतकर कस्तुनतुनिया, एक तुर्की में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तब नए व्यापार मार्गों की आवश्यकता उत्पन्न हुई। मैं अभी आपको समझा रहा था कि यूरोप में पुनर्जागरण कैसे आ गया। तो तुर्की का एक क्षेत्र था कस्तुनतुनिया। ऐसा नहीं है कि भारत और जो यूरोप का व्यापार था वो 17 मई 1498 को जब वास्को डी गामा भारत में आया तो इसने ही व्यापार के मार्ग खोजे, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य काल, हमारी बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यताओं में भी यूरोप के साथ भारत के व्यापार को दर्शाया गया है, और भारत का व्यापार पुराने समय से ही यूरोप के साथ में या और देशों के साथ में होता आ रहा है। अब इसने कहा है 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीतकर कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तब नए व्यापार मार्गों की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब मैं मैप के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कस्तुनतुनिया कहां है, क्या है। अब ये आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। अब यहां पे आपको जूम करके मैं दिखाऊं, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पड़ता है यहां पर तुर्की, ये पड़ता है आपका तुर्की। तो भारत के साथ में जो पहले व्यापार होता था वो होता था स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग, ये अपना प्यारा सा भारत है, यहां पे ये अपना प्यारा सा भारत है। तो जो पहले भारत के साथ में जो व्यापार होता था तुर्की का, तो वो होता था, अब ये उस समय पर आपका ये टूटा नहीं था, ये पाकिस्तान है यहां पर, ये आपका यहां पर अफगानिस्तान है। तो उस समय पर ये अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, तब तक ये अलग अलग प्रांतों में, देशों में विभाजित नहीं हुआ था। तो पहले जो व्यापार होता था, ये व्यापार होता था ऐसे, मतलब स्थल मार्ग से
ईरान को होता हुआ, अफगानिस्तान पाकिस्तान को होता हुआ इंडिया के साथ में व्यापार होता था। मैंने आपको बताया है विश्व इतिहास की, मगर अगर वो घटना ना होती तो शायद वास्को डी गामा या यूरोपीय कंपनियां या जो पुनर्जागरण आ चुका था वो शायद आज ना होता। तो यहां पे एक जगह पड़ती है कस्तुनतुनिया, कस्तुनतुनिया। तो यहां पर क्या हुआ, इस वाली जगह पर अरबों का या तुर्कों का आक्रमण हो गया, और जब तुर्कों का यहां पर आक्रमण हुआ तो इस वाले क्षेत्र को, कस्तुनतुनिया वाले क्षेत्र को जीत लिया गया। और जब जीत लिया गया तो यूरोप का जो भारत के साथ में स्थल मार्ग से व्यापार होता था, तो ये वाला जो व्यापार होता था ये यहां पर बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो यूरोप में एक होड़ सी मच गई नए नए व्यापारिक मार्ग या समुद्री मार्ग खोजने की। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जो कि एक सरासर गलत है। भारत की खोजा उसे जाता है जो खो गया हो। भारत तो एक प्राचीन सभ्यताओं में भी भारत का जिक्र मिलता है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। आप कह सकते हैं कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ना कि भारत की खोज। अब जो ये व्यापार होता था ये भारत के साथ में तुर्की का, ये व्यापार बंद हो गया। कस्तुनतुनिया, कस्तुनतुनिया तुर्की का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका वर्तमान नाम है इस्तांबुल। और इस्तांबुल नाम किसने किया है, ये किया है महमूद द्वितीय ने, महमूद द्वितीय ने, जिसका वर्तमान नाम क्या है आपका, इस्तांबुल। अगर तुर्की की राजधानी आपसे पूछे तो वो होती है आपकी अंकारा। वो क्या होती है आपकी, अंकारा। अब जब ये स्थल मार्ग से यहां पे व्यापार होता था, ये जब 1453 की घटना से ये बंद हो गया, तब हुई यूरोप में पुनर्जागरण की स्थापना। और इस्तांबुल का आपका जो अर्थ होता है वो होता है आपका इस्लाम का शहर। वो क्या होता है आपका, इस्लाम का शहर। सबसे पहले पुर्तगाल का एक यात्री था, एक वहां का स्थानीय राजा था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी, जिसको द नेविगेटर, जिसको एक उपाधि दी गई जिसका नाम था द नेविगेटर, ने अपना पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए सोचता रहा लेकिन असफल रहा। प्रिंस हेनरी कौन था, प्रिंस हेनरी पुर्तगाल का एक स्थानीय शासक था वहां का। कौन, प्रिंस हेनरी ये। और प्रिंस हेनरी अपना पूरा जीवन एक ऐसा शासक हुआ पुर्तगाल का जिसने अपना पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए सोचता रहा या खोजे करता रहा, लेकिन क्या हुआ, अंत में आकर वह असफल रहा। और इसने मतलब एक ये आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रिंस हेनरी को किसकी उपाधि दी गई, तो वो है आपकी द नेविगेटर। एक दिशा सूचक यंत्र की खोज की जिसे नक्षत्र यंत्र भी कहा जाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो ये प्रिंस हेनरी था, इसने अपने पूरे जीवन काल में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज बना करके दी, वो था दिशा सूचक यंत्र। पहले क्या होता था, जैसे दुनिया गोल है तो पहुंचना भारत के किसी महाद्वीप पर है, लोग चले गए, जैसे आपने पढ़ा होगा कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन जा पहुंचा कहां, उत्तरी अमेरिका। ऐसे ही अलग अलग यात्री भारत की खोज करने के लिए निकले और वो भारत की खोज ना करके उन्होंने किसी और महाद्वीप या देश की समुद्री मार्ग की खोज की। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रिंस हेनरी, अगर किसी को भारत मार्ग के लिए वास्को डी गामा को श्रेय दिया जाता है तो वो इसीलिए दिया जाता है कि उसको प्रिंस हेनरी के द्वारा बनाया गया एक दिशा सूचक यंत्र मिल गया था, जिससे भारत को खोजने में उसे बहुत ही ज्यादा आसानी या सुलभ मार्ग रहा। प्रिंस हेनरी के बाद भारत खोजने के लिए एक दूसरा व्यक्ति चलता था जिसका नाम है बार्थोलोमेव डियाज। और बार्थोलोमेव डियाज, ये जो प्रिंस हेनरी थे ये भी कहां के निवासी थे, ये थे आपके पुर्तगाल के निवासी थे। और आपको ये भी वर्ल्ड मैप के माध्यम से पता होना चाहिए कि पुर्तगाल कहां पर है। अगर आप मैप देखोगे यहां पे देखो एक छोटा सा देश है जिसका नाम है स्पेन, यूरोप का ही हिस्सा है जिसका नाम है स्पेन। जब आप आगे बताऊंगा कि स्पेन से कोलंबस चलते हैं। और यहां पे एक छोटा सा तटवर्ती देश है जिसका नाम है पुर्तगाल, जिसका क्या नाम है, पुर्तगाल। और पुर्तगाल से ही प्रिंस हेनरी ने भारत मार्ग के लिए सोचते रहे। और दूसरा व्यक्ति था वास्को डी गामा, और फिर इससे पहले बार्थोलोमेव डियाज, अभी बताया मैंने। अब आप समझेंगे
बार्थोलोम्यू डियाज को। तो 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर माशा अंतरीप की खोज की। पुर्तगाल का ही एक यात्री था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, और ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला और असफल रहा ये भी। तो जब ये यहां से, ये स्पेन है मैंने बताया आपको, यहां से एक छोटा सा देश है पुर्तगाल, जब ये पुर्तगाल से भारत की खोज करने के लिए निकलता है और भारत की खोज ना करके ये पहुंच जाता है यहां पे, ये मैंने बताया आपको अभी अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु पर यहां पर पहुंच जाता है, और इसने इस जगह को नाम दिया उत्तर माशा अंतरीप, या इसे इंग्लिश में कहते हैं कैप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप। आशा अंतरीप का ही पुराना नाम उत्तर माशा अंतरीप था। तो इसने जब यहां अफ्रीका के इस दक्षिणी बिंदु पर पहुंचा तो इसने इसको, इस जगह को नाम दिया कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, और इसे हिंदी में कहते हैं आशा अंतरीप, आशा अंतरीप। जब बार्थोलोम्यू डियाज भारत की खोज करने के लिए निकला तो यहां पर जब पहुंचा अफ्रीका के इस दक्षिणी बिंदु पर, तो इसने इस जगह को नाम दिया कैप ऑफ गुड होप, मतलब इसने कहा आशा अंतरीप कि मेरी आशा का यहां पर आके अंत हो गया, और यहीं से बार्थोलोम्यू डियाज वापस पुर्तगाल चला गया। एक जगह का और नाम है तूफानी अंतरीप, इसी जगह को तूफानी अंतरीप भी कहते हैं। तूफानी अंतरीप क्यों कहते हैं? तूफानी अंतरीप, ये आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार्थोलोम्यू डियाज ने किस तट की खोज की, या कैप ऑफ गुड होप की खोज कब की? तो कब की? 1487 में की। कैप ऑफ गुड होप को ही हिंदी में कहते हैं आशा अंतरीप, या आपका आ जाए उत्तर माशा अंतरीप, या क्या आ जाए आपका उत्तर माशा अंतरीप। और पीसीएस में आपसे पूछा गया था कि तूफानी अंतरीप की खोज, तूफानी अंतरीप, ये वाला जो तूफानी अंतरीप है इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज किसने की? 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने की। अब तूफानी अंतरीप क्या है? जब वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकलता है तो यहां पर जब वो आता है तो यहां पर तेज तूफान आने के कारण वो अपनी यात्रा को आगे ना ले जा सका, और दूसरा दुनिया गोल है कि उसको आगे यही नहीं पता था कि आगे कहां जाना है, ये आपका पूरा का पूरा हिंद महासागर का हिस्सा है। तो इसलिए तेज तूफान या तेज बारिश आने के कारण वह अपनी यात्रा को वापस लेकर के चला गया, और भारत खोजने के लिए बार्थोलोम्यू डियाज भी असफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन के निवासी थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ये हैं, और ये स्पेन के निवासी थे। समुद्री मार्ग की खोज की 1492 में। आपने पढ़ा होगा कि जो आपने ऐसे मिथ्य बताए जाते हैं इतिहास में कि अमेरिका की खोज किसने की, तो आप सब बताते हैं कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की, जो कि एक सरासर गलत है। जो अमेरिका की खोज की थी वो अमेरिका के ही एक यात्री थे जिनका नाम था अमेरिगो वास्पेची। उन्हीं के नाम पर जो अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है वो उन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अमेरिका की खोज किसने की थी तो आप बताओगे अमेरिगो वास्पेची के नाम पर अमेरिका पड़ा। आप कोलंबस के बारे में आप ये कह सकते हैं कि कोलंबस ने जो अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की थी वो किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अब ये है आपका उत्तरी अमेरिका या रेड इंडियन क्या है, मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक और व्यक्ति चलता है जिसका नाम है, अभी आपने पढ़ा है, देखो अभी आपने पढ़ा है, ये है आपका, मैंने बताया है ये है यहाँ पे आपका स्पेन, और यहाँ पे आपका पुर्तगाल। तो पुर्तगाल से कौन चले थे? प्रिंस हेनरी। दूसरे कौन चले? बार्थोलोम्यू डियाज। अभी मैंने आपको बताया कि 1487 में चलते हैं। तो स्पेन से एक आदमी चलता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, और ये भारत मार्ग के लिए, ये यहां से चलता है भारत की खोज करने के लिए, और भारत की खोज ना करके ये दुनिया गोल है, दिशा भ्रमित होने के कारण ये पहुंच जाता है यहां पर। ये यहां पर है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के इस वाले तट पर पहुंचता है जिसका नाम है बहामाशा द्वीप।
जब कोलंबस भारत को खोजने के लिए निकलता है, तो भारत की खोज ना करके उसने की उत्तरी अमेरिका की खोज, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज। और वहां पे भी किस तट पर पहुंचा? बहामाशा द्वीप पर। और क्रिस्टोफर कोलंबस को बताया गया था कि जो भारत के लोग हैं वो काले हैं, नाटे हैं। तो जब यहां पर पहुंचा तो इसने यहाँ के लोगों को देखा तो वो एकदम किस तरीके के काले थे? वो ब्रेन लारा, मतलब एक रेड रेड टाइप के काले थे। तो इसने यहाँ के लोगों को कहा रेड इंडियन। इसने क्या कहा यहाँ के लोगों को? क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ के लोगों को क्या कहा? रेड इंडियन। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के निवासी थे, मैंने अभी आपको बताया है, और भारत की खोज के लिए निकलते हैं। और किसकी खोज की? 1492 में अमेरिका के समुद्री मार्ग, चमक रहा है, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की। और जब अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की, अगर आपसे कोई पूछे अमेरिका का नाम, अमेरिका कैसे पड़ा, तो ये अमेरिका के ही एक यात्री थे जिनका नाम था अमेरिगो वास्पेची। इन्हीं के नाम पर जो अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है, वो अमेरिगो वास्पेची के नाम पर ही अमेरिका पड़ा है। ठीक है। और उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका के, मैंने अभी मैप के माध्यम से आपको बताया है, बहामाशा द्वीप पर पहुंचते हैं। और यहां के जो इन्होंने लोग थे, इनको बताया गया है कि भारत के लोग काले थे, तो इनको तो वहां पर और ज्यादा काले मिले। तो रेड इंडियन आज भी उत्तरी अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के तट पे जो लोग रहते हैं, तो उनको आज भी रेड इंडियन कहते हैं। ठीक है। तो और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ही नई दुनिया बताया, अमेरिका को नई दुनिया बताया। क्रिस्टोफर कोलंबस से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहाँ के निवासी थे, एक बार यूपी पीसीएस में पूछा है। तो स्पेन के निवासी थे। और समुद्री मार्ग की खोज, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कब की? वो 1492 में की। इन्होंने जो उत्तरी अमेरिका के तट पर पहुंचे और यहाँ के लोगों को इन्होंने रेड इंडियन कहा। ठीक है। अगर आपसे कोई ये कहीं अच्छे लेवल की परीक्षा है कि अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, तो आप बता देंगे कि वहीं के एक यात्री थे जिनका नाम था अमेरिगो वास्पेची, इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। और कोलंबस ने अमेरिका को एक क्या बताया? एक नई दुनिया बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा। अब आपने पढ़ा होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, ये गलत है, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया है। तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की। एक गुजराती व्यक्ति अब्दुल मनीद या कहीं कहीं बुकों में आपको अब्दुल मनीक या मनीज भी देते रहते हैं, वो जो भी आप माने। एक गुजराती व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मनीद, की सहायता से कालीकट के कटपक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना काफिला लेकर पहुंचा और हिंदू शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। अब यहीं तक आप रुक जाओ। फिर क्या होता है? जब बार्थोलोम्यू डियाज ने यहां तक साउथ अफ्रीका के इस वाले बिंदु तक की खोज तो कर ही दी थी, जिसको उसने नाम दिया था कैप ऑफ गुड होप। और यहां तक जो अब ये आपका स्पेन है और ये आपका है इधर पुर्तगाल। तो जो पुर्तगाली लोग थे, जो यूरोप के लोग थे, वो अब यहां तक का रास्ता, इस वाले कैप ऑफ गुड होप तक का रास्ता बहुत अच्छी तरीके से जान चुके थे। तो इस यहीं से फिर एक और व्यक्ति चलता है जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये भी भारत खोजने के लिए निकलता है। और वास्को डी गामा को अगर भारत खोजने में सफल रहा तो 2 ही चीजों को या 2 ही लोगों को श्रेय दिया जाता है। एक है जो प्रिंस हेनरी ने उसको दिशा सूचक यंत्र दिया था, और दूसरा एक गुजराती व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मनीक। अब आप बोलोगे कि भारत को गुलाम करवाने में फिर गुजराती आदमी का हाथ है, मतलब विपक्ष को जब इस बात का पता लगेगा तो मोदी जी कहते हैं ना कि गुजरात को हमने डेवलप किया, गुजरात को हमने डेवलप किया। अरे नहीं भाई, गुजरात तो पहले से ही डेवलप था। अब देखो यहाँ पे
इंडिया से एक, यहां से एक आदमी चलता है यहां पर अपना व्यापार करने के लिए, जिसका नाम था अब्दुल मनीद। और यहां से व्यापार करने के लिए जब ये यहां पर साउथ अफ्रीका में, जिसको बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या दिया था, उत्तर माशांत द्वीप या कैप ऑफ गुड होप नाम दिया, यहां पर अपना व्यापार करने के लिए वो है आता है। और इधर से पुर्तगाल से चलता है वास्को डी गामा। और जब यहां पर पहुंचता है वह भी दिशा भ्रमित होने के कारण यहां पर रुक जाता है। और सबसे अच्छी चीज क्या रही कि उसके पास दिशा सूचक यंत्र था, जो कि प्रिंस हेनरी के द्वारा दिया गया था। तो जब यहां पर पहुंचा तो उसको दिशा का आगे, मतलब शाम हो चुकी थी, और यहां पे ये पूरा का पूरा आपका हिंद महासागर है, आगे उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो गुजराती व्यक्ति था अब्दुल मनीद, जब उसने उसको पूछा कि मुझे भारत जाना है, या भारत में क्या मसाले के लिए यहीं पर आए थे, तो अब्दुल मनीद ने इसकी सहायता की और इसको यहां पर कालीकट के कटपक डाबू नामक बंदरगाह पर लेकर पहुंचा। और जब बंदरगाह पर लेकर पहुंचा तो वहां के एक स्थानीय शासक थे, स्थानीय राजा थे, जिनका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत किया। अगर क्वेश्चन दो ही आते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो कब पहुंचा, 17 मई 1498 को पहुंचा। और कहां पहुंचा, कालीकट एक केरल में ही जगह पड़ती है, उसके कटपक डाबू नामक एक बंदरगाह है, वहां पर अपना काफिला लेकर पहुंचा। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, तो वहां के एक स्थानीय राजा थे कालीकट के, जमोरिन। और जमोरिन वहां के जो राजा होते थे उसको एक उपाधि दी जाती थी जिसका नाम है जमोरिन, ने इसका स्वागत किया। तो अगर आपसे यही 2 से 3 4 क्वेश्चन वास्को डी गामा से पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में क्या हुआ, जब यहां से ये मसाला काली मिर्च, लौंग, इलायची, जब यहां से वास्को डी गामा लेकर के गया और जब उसको यूरोप में बेचा, तो वहां पर 60 गुना का लाभ हुआ। किसको, वास्को डी गामा को। जब वास्को डी गामा यहां से ये मसाले लेकर के यूरोप में गया और उसको वहां पर बेचा, तो 60 गुना लाभ हुआ, 60 गुना का लाभ हुआ। और जब 60 गुना का लाभ हुआ तो यूरोप में एक होड़ सी मच गई भारत को, या भारत से संपत्ति, मशाले और ये चीज लूटने की। तो फिर 1502 में एक और यूरोपीय बेड़ा भारत में आता है, पेड्रो अल्ब्रेज़गे। 1500 में एक और यूरोपीय बेड़ा आता है। वो किसके नेतृत्व में आता है, वो आता है आपका पेट्रो अल्ब्रेज के नेतृत्व में एक और यूरोपीय बेड़ा आता है। और इसने पहले तो जमोरिन को एक वहां का एक जहाज लूट करके दिया, और कुछ जमोरिन के साथ में इसकी अच्छी पकड़ या कुछ मतभेद हो गया किसी बात को लेकर, तो यह अपनी व्यापार करने में या अपनी यात्रा को इतना अच्छा सुगम बनाने में असफल रहा। और ये आपका कहां चलेगा, ये आपका फिर पुर्तगाल ही चले गया। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। ये आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, तो वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार फिर भारत में आया। और पुर्तगालियों के 3 ही उद्देश्य भारत में आए। भारत में जो पुर्तगाली आए थे उनके 3 ही उद्देश्य थे, वो क्या थे, 3G का प्रसार करना। अब आप कहोगे कि ये कौन सा 3G है, मतलब 3G 4G 5G, ये फोन वाला 3G 4G 5G नहीं है। ये कौन सा 3G है, एक G, ये वाला G और ये वाला G। इस वाले G का मतलब था गॉड, और इस वाले G का मतलब था गोल्ड, और इस वाले G का मतलब था ग्लोरी। अब आप कहोगे गोल्ड और ग्लोरी, तो जो पुर्तगालियों के 3 ही उद्देश्य थे। गोल्ड का मतलब ईश्वर, मतलब यहां पे ईसाइयत का प्रचार करना, ईसाइयत का प्रचार करना। और दूसरा पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था, गोल्ड, मतलब संपत्ति को लूटना। पुर्तगाली पहले यहां से व्यापार करने के लिए आए, फिर यहां ही तक नहीं रुके, इन्होंने यहां पे ईसाई धर्म का प्रचार भी किया, यहां से संपत्ति को भी लूटा, और यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने विवाह नीति, धर्मांतरण नीति वगैरह भी अपनाई। ग्लोरी मतलब जब ये 1453 में एक ये घटना घटी यूरोप में, तो वहां पर यूरोप में एक होड़ सी मच गई,
और होड़ सी मच गई, तो इधर यूरोप चाहता था, इधर ब्रिटेन चाहता था मेरी ख्याति बढ़े, पुर्तगाल चाहता था मेरी ख्याति बढ़े, स्पेन चाहता था मेरी ख्याति बढ़े, तो अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करना। इन सभी का जो उद्देश्य था, ये तीन ही पुर्तगालियों के उद्देश्य आपके थे। वास्को डी गामा ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री या कोठी की स्थापना की। अब ये क्या है, ये आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1503 में कहां की? कोचीन, या कोचीन मतलब केरल में अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी की स्थापना की। अब ये क्या है, पहले तो जब आपने पढ़ा होगा कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया और यहाँ से जो काली मिर्च या मसाले लेकर के गया, और जब उसको यूरोप में बेचा तो 60 गुना मुनाफा हुआ, और जब 60 गुना मुनाफा हुआ तो यूरोप में खोड़ सी लग गई भारत से ये मसाले, ये संपत्ति को लूटने के लिए। और जब लूटने के लिए तो इन्होंने क्या किया, मतलब पहले तो ये जहाज में इधर आए और लेकर के चले गए, फिर उन्होंने भारत में क्या किया, एक कंपनी या व्यापारिक कोठी लगाने की स्थापना की, या इन्होंने क्या किया, फिर 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी की स्थापना की। और दूसरा 1505 में दूसरी कोठी की स्थापना कन्नूर में की। कन्नूर भी केरल में ही पड़ता है, केरल में एक जगह है कन्नूर, वहां पे इन्होंने क्या किया, अपनी दूसरी कोठी की स्थापना की। कहीं कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि पुर्तगालियों ने दूसरी कोठी की स्थापना कहां की और कब की? तो 1505 में कहां की? कन्नूर। कन्नूर कहां पड़ता है? ये आपका केरल में ही एक जगह है जिसका नाम है कन्नूर। तो वहां पे अपने पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत का पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत में आया। मतलब ये मैंने वास्को डी गामा का, इससे पहले जो भारत में वायसराय आए हैं वो डी अल्मेडा आए हैं, मैंने वास्को डी गामा को ही एक सारे के सारे सीक्वेंस में लेने के लिए, जितने भी वास्को डी गामा से पॉइंट बनते हैं वो एक ही लाइन में लेने का काम किया है। 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत का पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया। अब पुर्तगाली वायसराय क्या है, मतलब आपको एक मैं बेसिक समझ के लिए बता दूं कि किसी भी कंपनी सेटअप या किसी भी चीज को चलाने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में दायित्व निभाना होता है। तो इसलिए ही पुर्तगालियों ने क्या किया, व्यापारिक बेड़ों के साथ में अपने एक, जैसे मतलब एक किसी देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या किसी भी संस्था को चलाने के लिए, कॉलेज को चलाने के लिए प्रिंसिपल, प्राचार्य होते हैं, तो उसी तरीके से क्या किया, पुर्तगालियों ने अपने यहाँ पर एक हेड बना करके पुर्तगाली वायसराय के रूप में भेजा। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था, उसने क्या क्या किया। तो 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया। 1524 में दिसंबर माह में, सर्दी का माह था, इसकी मृत्यु हो गई और इसे कोचीन में दफनाया गया। क्वेश्चन आ जाता है कि वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई, तो कहाँ हुई, कोचीन में हुई। और इसको कहाँ दफनाया गया, कोचीन में ही दफनाया गया। एक क्वेश्चन आ जाता है कि गोवा में वास्को डी गामा का मकबरा बनाया गया था। गोवा में वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ है, वो कहाँ है आपका, गोवा में। और फिर बताते हैं कि 1524 में जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके 10 साल के बाद इसका लड़का आता है और यहाँ से जो कोचीन में इसको दफनाया गया था, यहाँ से इसकी अस्थियों को लेकर पुर्तगाल भी जाता है, पुर्तगाल में भी इसका मकबरा है। नेक्स्ट आपने पढ़ा है भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन का क्रम। तो जो पुर्तगाल थे वो पुर्तगाल के निवासी थे। 1498 में, जैसे मैंने बताया कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत में आया। उन्होंने अपनी पहली, यहाँ पे 1503 में जो अपनी पहली कंपनी लगाई। फिर डच आए जो हॉलैंड, नीदरलैंड का ही पुराना नाम हॉलैंड था। ये 1595 में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच कंपनी भारत में आई। फिर अंग्रेज आई ब्रिटेन से, 1600 में आए। फिर डेनिस आए जो डेनमार्क के निवासी थे, ये 1616 में आए, इन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पर लगाई। फिर डेनिस जो डेनमार्क के थे 1616 में। फ्रांसीसी जो फ्रांस के थे 1664 में आए और इन्होंने भी अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आते हैं पुर्तगाली वायसराय से। अब पुर्तगाली वायसराय से क्वेश्चन क्या आते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहला एक वायसराय आया पुर्तगालियों का जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इसका जो कार्यकाल था वो 1505 से 1509 तक कार्यकाल रहा। प्रथम वायसराय एवं गवर्नर माना जाता है। जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, इससे तीन ही क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कि ब्लू वाटर पॉलिसी, जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी ये क्या थी,
दूसरा कार्टेज प्रणाली जारी की, कार्टेज अल्मीडा, आप इसको लिख सकते हैं कार्टेज अल्मीडा प्रणाली जारी की। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये अल्मीडा था, ब्लू वाटर पॉलिसी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, ये जो यहाँ पे जितना भी आपका हिंद महासागर वाला हिस्सा था, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, व्यापार के साथ में यहाँ तक ही नहीं रुके, इन्होंने क्या किया, भारत को लूटने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई, और इन्होंने हिंद महासागर में इनके जो जहाजी बेड़े थे या जो नाव वगैरह उस समय की थी, तो इन्होंने अपनी उस जहाजी बेड़ों को, नाव को, नाविकों को इतना मजबूत कर लिया कि हिंद महासागर वाला जो ये वाला हिस्सा था, इन्होंने इसको जीतने का काम किया। और जो भी कोई व्यापारी आता था तो वो इस ब्लू वाटर पॉलिसी से उसको गुजरना पड़ता था, जिसको नीले पानी की नीति या शांत जल की नीति भी कहते हैं। और इन्होंने ये हिंद महासागर वाला जो हिस्सा है, कोई भी अगर व्यापारी बेड़ा भारत से में आता था तो पुर्तगालियों की इजाजत या परमिशन से ही भारत में आता था। एक है आपकी कार्टेज प्रणाली, कार्टेज अल्मीडा प्रणाली जारी की, ये भी किसने की, अल्मीडा ने की। अब कार्टेज का मतलब ही क्या होता है, कार्टेज का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ परमिट या परमिशन। कार्टेज का मतलब होता है परमिट या परमिशन। कार्टेज प्रणाली क्या थी कि पुर्तगालियों ने, जो ये हिंद महासागर था, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत तो इसने अपना इसको अधिकार स्थापित या प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इसने ये पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरे इसने क्या किया कि दूसरे इसने एक क्या किया, कार्टेज अल्मीडा प्रणाली जारी की। अब कार्टेज अल्मीडा प्रणाली क्या थी, ये एक ऐसी प्रणाली थी जब भी मतलब कोई भी व्यापारिक जहाज भारत में आता था तो ये परमिट या परमिशन लेना पड़ता था। और यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि जो अकबर हुआ है, जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 1605 तक रहा है, तो इसने भी इस कार्टेज प्रणाली को फॉलो किया है। मतलब इसने भी एक बार इसने हिंद महासागर में इसने भी, ये तो अलग बात है कि अकबर को जो कार्टेज मिलता था वो 1 साल की निःशुल्क मिलता था, लेकिन इसने भी, अकबर ने भी कार्टेज प्रणाली को लागू किया है। अब आप देखियो कि पुर्तगाली पुर्तगाल से एक छोटा सा देश मतलब यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया और यहीं तक नहीं रुका, उसने क्या किया, भारत को फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि जीतना शुरू किया। उसके बाद में उसने हिंद महासागर जो ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, फिर कार्टेज प्रणाली को भी अपनाया। इसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से 1515 तक इनका कार्यकाल रहता है। ये आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। इसने जो पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो वो माना जाता है अल्बुकर्क। अगर वास्तविक संस्थापक मैं आपको कहूं किसे माना जाता है पुर्तगालियों का, अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो वो अल्बुकर्क है। अब वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है कि अगर पुर्तगाली साम्राज्य को किसी ने सुदृढ़ एवं फैलाने का काम किया है तो वो अल्बुकर्क थे। अब अल्बुकर्क जैसे आपने पढ़ा होगा कि मुगल वंश की जो स्थापना हुई वो बाबर ने की। आपने पढ़ा होगा ना कि पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को, तो मुगल वंश के जो मुगल जब आए तो बाबर इनके संस्थापक माने जाते हैं। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश के संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो अगर पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाए तो वो अल्बुकर्क था। इसने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया, वही कोचीन जो 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में लगाई थी। तो इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी भी इसी कोचीन को बनाया। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता और वही गोवा जो 1510 में जीता गया। और 1961 में पुर्तगालियों से जबरदस्ती भारत का एक अभिन्न हिस्सा या अंग बनाया गया और पुर्तगाली लास्ट तक कहते रहे कि ये भारत का नहीं, पुर्तगाल का हिस्सा है और पुर्तगाल के ही, हाँ ये भारत, ये मतलब ये भारत का हिस्सा नहीं है। तो सैन्य कार्रवाई के द्वारा 1961 में आपने सभी ने पढ़ा होगा कि इसको भारत का हिस्सा बनाया गया। 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लिया, 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लिया। और 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज बंदरगाह, ये यहाँ पर ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये आपकी फारस की खाड़ी है, ये पूरी की पूरी इधर फारस की खाड़ी है। और इसमें एक यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हारमुज या हारमुज बंदरगाह। तो हारमुज जो बंदरगाह था यहाँ पर, पुर्तगालियों ने क्या किया,
जब ये अल्बुकर्क के नेतृत्व में इसने फारस की खाड़ी में हारमुज या हारमुज बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लिया और मलक्का पर अधिकार कर लिया। मलक्का मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये यहां पर मलेशिया है और ये यहां पर इंडोनेशिया है। तो यहां पर एक छोटी सी जल संधि है जिसका नाम है मलक्का, जिसका नाम है मलक्का। और देखो यहां पर यहां से लेकर के यहां तक पुर्तगालियों ने क्या किया, ये सारा का सारा जो हिस्सा था ये सारा का सारा पुर्तगालियों ने अपने अधिकार स्थापित कर लिया इस सारे के सारे हिस्से को। ये यहां पे आपका हिंद महासागर है सारा का सारा। फिर क्या हुआ, इसने हॉर्मुज बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लिया और इसने सती प्रथा को भी बैन कर विवाह नीति अपनाई। अब सती प्रथा को बैन कर विवाह नीति जो अपनाई, ये ऐसा नहीं है कि सती प्रथा को, जब आपने पढ़ा होगा 1828 में राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा को बैन किया, लेकिन ये जो सती प्रथा को पुर्तगालियों ने भारत में बैन किया है ये भारतीयों के लिए नहीं किया है, ये इन्होंने अपने हित के लिए किया है। और सती प्रथा को बैन कर इन्होंने विवाह नीति अपनाई। और आपको मैं बताना चाहूंगा सती प्रथा, सती प्रथा मतलब सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जहां पर जिस स्त्री का या महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को भी उसके साथ में अंतिम संस्कार में रख दिया जाता था। तो ये होती थी आपकी सती प्रथा। तो पुर्तगालियों ने या सबसे मैन आदमी अल्बुकर्क ने सती प्रथा को बैन कर, जो मतलब सती हो जाती थी उसको विवाह नीति, पुर्तगालियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया और पुर्तगाली सेना में भारतीयों की भर्ती कराई। अब ये क्या मतलब है भारतीयों की भर्ती कराई पुर्तगाली सेना में, मतलब यहां पे क्या था, भारत को गुलामी के पीछे एक ये मेन पॉइंट ये भी है कि जो भारतीयों की भर्ती कराई, मतलब जब भी आप किसी को सेना में, जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी भारतीयों को सेना में भर्ती कराया। और मतलब यहाँ पर जब उस समय के लोग जो थे थोड़ा सा विकसित या संपन्न नहीं थे तो उन्होंने एक चुनिंदा आजीविका के लिए पुर्तगाली सेना में काम कर दिया और जो ये पुर्तगाली गलत भी करते रहे तो उसको सहते रहे। तो उस तरीके से इन्होंने क्या किया, भारत को गुलामी में, ये एक मेन पॉइंट ये भी है कि भारतीयों की भर्ती कराई सेना में। और फिर अगले वाइसराय आए जिनका नाम था निनोडी कुन्हा और 1529 से 1538 तक इनका कार्यकाल रहा। 1530 में इसने गोवा को अपनी राजधानी एवं कार्यालय क्षेत्र बनाया, वो वही गोवा जो 1510 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जिसने छीना। तो इन्होंने क्या किया, गोवा को 1530 में अपनी राजधानी एवं कार्यालय क्षेत्र बनाया और वैसिन को जीता। किसके काल में, निनोडी कुन्हा के काल में। इसने 1535 में दीव और 1559 में दमन, मतलब अब व्यापार तक ही नहीं रुके, इन्होंने भारत के राज्यों को जीतना भी चालू कर दिया। दमन और दीव, यहाँ पे गोवा है, ये वाला सारा हिस्सा किसके हिस्से में था, पुर्तगालियों के हिस्से में था। इसने 1535 में दीव और 1559 में दमन को जीता और पुर्तगाली क्षेत्र में मिलाया। और भारतीय स्त्रियों से विवाह के साथ धर्मांतरण, मतलब अब यहीं तक ही नहीं रुके, इन्होंने क्या किया, धर्मांतरण को भी अपनाया। मतलब धर्मांतरण मतलब पहले इन्होंने सती प्रथा को अपनाया, सती प्रथा के बाद में जो स्त्री सती हो जाती थी उसके साथ में पुर्तगालियों ने विवाह नीति अपनाई। विवाह नीति के साथ में इन्होंने, मैंने बताया है कि आप पुर्तगालियों का एक उद्देश्य था 3G का प्रसार करना, गोल्ड ईसाइयत का प्रचार करना, गोल्ड मतलब सोना, संपत्ति को लूटना, गोल्ड मतलब ईसाइयत का प्रचार करना, ग्लोरी मतलब प्रभुत्व स्थापित करना। तो इन्होंने विवाह के साथ में धर्मांतरण कराया और धर्मांतरण नीति को भी अपनाया। अगर साथियों आपको क्लास ये अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस आधुनिक भारत की क्लास में आपसे कुछ भी नहीं बचेगा, आप एक बार इसे ध्यान से कर जाना। और